तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी में। तो शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना पहला वीडियो, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो अभी जैसा कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है 19 जून को, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक अच्छे से और जो कम से कम समय पे हम लोग कितना पढ़ सकते हैं, क्या ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग चलने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम टाइम पे कवर करना है, और ऐसा भी कवर करना है कि अपने को जो भी एग्ज़ाम रहेगा तो उसमें हर एक चीज़ इसके क्वेश्चन के अंदर आ सके। तो जो पिछला बार के एग्ज़ाम है, अपन देखे हैं पिछले बार के एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में एमपी जीके से लगभग 32 को आसपास क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस बार भी प्रेडिक्शन ऐसा ही है कि कुछ 30 से 32 क्वेश्चन तो आए ही सही, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आना लगभग कन्फर्म है। तो उससे ऊपर और जितने आ जाएं अपने लिए वेल एंड गुड है, ताकि एमपी से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी हो सके, ठीक। तो उसी के लिए अपन ये वीडियो अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश का देख लेते हैं एक तस्वीर। ये है मध्य प्रदेश अपना, जिसका राष्ट्र अपना राजकीय गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश का ये जितना भी ऑरेंज कलर का आपको दिखेगा, तो ये पूरा मध्य प्रदेश का सिंबल है। पीछे ग्वालियर फोर्ट बना है, अपने यहाँ धूपगढ़ की चोटी वगैरह है, सब बना हुआ है, ठीक है। और नीचे ये बांधवगढ़ वगैरह राष्ट्रीय उद्यान है। तो अपन शुरू करते हैं अपना मध्य प्रदेश जीके का, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की ये अपना मेन मैप है। यहाँ पर एक राजधानी आपको दिख रही होगी, भोपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश की और कई सारी राजधानियाँ हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें प्रशासनिक प्रशासनिक राजधानी की, तो प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है? ऑब्वियसली ये भोपाल है, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है संस्कार राजधानी की, तो संस्कार राजधानी क्या है? ये है जबलपुर। ये जेबीपी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ताकि ये क्या है, स्टेशन कोड है जबलपुर का, वही है, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की आर्थिक आर्थिक और कौन सी खेल राजधानी, ठीक। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? खेल राजधानी क्या हो सकती है? आर्थिक राजधानी तो सबको पता ही होगा, इंदौर है, ठीक। उसी तरीके से खेल राजधानी, यहाँ सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है मध्य प्रदेश का, अभय खेल प्रसाल। इस कारण से यहाँ पर खेल राजधानी भी इंदौर बनाई गई है। होलकर स्टेडियम भी बना है, बहुत पुराना स्टेडियम है, ठीक। ये चीज़ है। अब अगर क्वेश्चन आता है ऊर्जा राजधानी का पूछते हैं, तो ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। ये एक बेसिक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता ही आता है, तो ये थोड़ा सा आपको बोर भी लग सकता है, बट एक ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, इस टाइप से, ठीक है। अगर ऊर्जा राजधानी, तो इंदौर कहाँ पर है? इंदौर बात करेंगे तो इंदौर इस जगह पे है, ठीक। जबलपुर कहाँ पर है? जबलपुर यहाँ पर जबलपुर है। प्रशासनिक राजधानी भोपाल लिखा ही है। ऊर्जा राजधानी यहाँ पर आता है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। और अगर पूछेगा ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर आ जाता है पचमढ़ी। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। अगर पूछेगा संगीत राजधानी क्या है? यहाँ पर ही सतना डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है जिसका नाम है मैहर, ठीक। मैहर में यहाँ पर एक जो बहुत ही फेमस जो शारदा माता का मंदिर है, तो अगर क्वेश्चन आएगा शारदा माता का मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है, तो मैहर माता या शारदा माता का मंदिर त्रिकुटी पहाड़ी पे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा, पीएससी पे कम से कम 2 बार आ चुका है। तो ये प्रदेश की एक बार मोटा मोटी हिसाब में अपन ने सारी राजधानियाँ देख ली। अगर अब चलो राजधानी हो गया, अपना मध्य प्रदेश इतना फेमस है, भारत के बीच में रहता है, इसलिए भारत को ये इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो एक तो उपनाम मध्य प्रदेश का ये है। अभी तो ये देखो राजधानियाँ देख लिए, मध्य प्रदेश का उपनाम बता देता हूँ। उपनाम में सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोया उगाया जाता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश, ठीक। भारत के बीच में है, इसलिए हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। न अगर को और क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा होता है, तो इसलिए पूरे भारत का 90% हीरा केवल मध्य प्रदेश में होता है, तो इसलिए इसको हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। अगर एरिया वाइज देखा जाए, देखा जाए तो वनों में नंबर 1 आता है हर साल मध्य प्रदेश। तो
वनों का राज्य भी इसको कहा जाता है। वनों का राज्य, मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है तेंदुआ भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसको तेंदुआ तेंदुआ राज्य भी कह सकते हैं। वुल्फ यानी कि भेड़िया, भेड़िया भी पाया जाता है, तो भेड़िया स्टेट, भेड़िया स्टेट भी कहते हैं, या फिर वुल्फ स्टेट, मेन इसको वुल्फ स्टेट कहा जाता है, हिंदी में इसको भेड़िया राज्य अपन कह सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर अभी मध्य प्रदेश पे हैं, वापस से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, अब भारत में सबसे पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लगभग बीच से काटते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसलिए, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मायका, नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा उगता है, तो मैंने बता दिया। देखो तेंदुआ लिखा ही है, इसके अलावा तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा होता है पूरे मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको तेंदु स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका कहा ही जाता है। और इसके अलावा गिद्ध, गिद्ध राज्य भी कहते हैं, क्योंकि जो पैराडाइज फ्लाइंग सॉरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये अपने मध्य प्रदेश के, ये ग्वालियर और चंबल क्षेत्र पे भी यहाँ आया करते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को गिद्ध प्रदेश भी कहते हैं। गिद्ध प्रदेश। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि गिद्ध के लिए भारत में केवल 5 बड़ी संस्थानें हैं, कि गिद्ध से रिलेटेड जितनी भी शोध होते हैं, तो 5 संस्थानों में एक संस्थान अपने मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो पे इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाए तो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश में, मतलब नेशनल पार्क अपने मैक्सिमम मध्य प्रदेश में, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान का राज्य भी कहा जाता है। घड़ियाल का यहाँ पर अभ्यारण्य का जो है यहाँ पर संरक्षण होता है चंबल नदी पे, सोन नदी पे भी घड़ियाल संरक्षण भी कहा होता है, इसलिए घड़ियाल, तो घड़ियाल राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये एक बेसिक फैक्ट है, इसको आपको सीधा सीधा रटना है। आपको आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा राइटिंग को कंसिडर करिएगा, अभी मेरा स्टार्टिंग है ये राइटिंग पैड पे लिखने का, दैट्स वाई ये थोड़ा सा करेक्शन होगा। तो अपन इस पे चलते हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अब ये चीज़ चलो क्लियर हो गई। अब मध्य प्रदेश का अपना यहाँ पर बात कर लेते हैं सामान्य परिचय की। ठीक, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय अपन इसको 5 आधार में विभाजित करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार पे अपन यहाँ पर क्या क्या देखेंगे? भौगोलिक के अलावा अपन और थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर। भौगोलिक हो गया, और इसके अलावा क्या होगा? न्यायिक हो गया। ठीक, न्यायिक आधारित सामान्य परिचय देखेंगे यहाँ पर। और क्या देख सकते हैं? प्रशासनिक आधार पे अपन भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और चर्चा करेंगे अपन राजनीतिक आधार पे। आप लोग चाहें तो ये साथ साथ में लिखते हुए चल भी सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा और एक आर्थिक और कुछ अन्य चर्चा भी देख लेंगे। आर्थिक, अन्य। ठीक, इन 5 हिस्से पे अपन को इसमें चर्चा करनी है। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक आधार पे। भौगोलिक आधार पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अक्षांश रेखा देखेंगे। ठीक, और क्या देखेंगे? पड़ोसी राज्य। जलवायु समझ लेंगे अपन, जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा के बारे में ये तो खैर अपन एक बेसिक मतलब मध्य प्रदेश का कि किस तरीके से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या फिर मतलब उस तरह से कैसे इसमें डिवाइड किया गया, वो सब एक बार चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश केंद्र बिंदु, मतलब एक भारत का केंद्र बिंदु कौन सा, मतलब अगर देखा जाए तो कहाँ पर है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है?
इस टाइप से अपन इसको एक बेसिक तरीके से देखते हैं भौगोलिक आधार पे। अगर बात करेंगे एक राजनीतिक आधार पे, तो राजनीतिक पे अपन क्या चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। राजनीतिक पे अपन देख सकते हैं लोकसभा हो गया, अपन और क्या देखेंगे, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक, न्यायिक आधार पे देखेंगे यहाँ पर हाई कोर्ट देख सकते हैं और इसकी खंडपीठ। खंडपीठ। प्रशासनिक आधार क्या है, प्रशासनिक आधार पे अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के संभाग, संभाग के अलावा जिला, विकासखंड, तहसील, ठीक, ग्राम पंचायत। देखो प्रशासनिक आधार पे कोई ज़्यादा नहीं है, देखो कई सारे ग्राम मिल करके एक तहसील बनाते हैं, कई सारे तहसील मिल करके विकासखंड के बाद फिर ये जिला, और फिर कई सारे ज़िले मिल करके एक संभाग। इस टाइप से जो है ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये एक बेसिक है, अपन इसकी बाद में और चर्चा कर लेंगे। आर्थिक आधार पे अपन क्या समझेंगे यहाँ पर, खनिज, कृषि, और इसके अलावा कुछ और भी बचेगा तो वो अपन समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये एक मोटा मोटी हिसाब में बता दिया कि एक सामान्य परिचय में अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब इसमें शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भौगोलिक आधार पे। भौगोलिक चर्चा करेंगे। भौगोलिक चर्चा में और इसमें क्या कर देखेंगे, एक विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, और क्या देखेंगे यहाँ पर इसका जो कर्क रेखा या फिर किस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं, अक्षांश। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार पे मध्य प्रदेश में जो अभी सब यहाँ पर जो है सबसे पश्चिमी भाग देखा जाए, सबसे पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश का कौन सी लाइन आती है। जैसे एक ग्लोब देखते हैं अपन, एक वर्ल्ड मैप ले लेते हैं। वर्ल्ड मैप ये रहा। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप यहाँ पर अपन ये देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है पूरा ये दुनिया कहाँ पर है, कैसे क्या है, तो ये चीज़ें ऐसे समझ पे नहीं आती हैं। इसके लिए जो है हम जो भी भूगोलवेत्ता हैं इन सब लोगों ने मिल करके एक लाइनें तय की थी कि नॉर्थ से साउथ कहाँ पर जाती हैं, और ठीक है, अगर नॉर्थ से साउथ जाना है तो फिर मतलब कौन कौन सी डायरेक्शन रहती हैं। अगर जो पानी के रास्ते जो जाते हैं वो केवल डिग्री का इस्तेमाल करते हैं कि नॉर्थ से साउथ कहाँ पर है, और ईस्ट से वेस्ट जो है किस तरह से कौन सी दिशा पे है। तो जो अपनी जो अगर कभी आप अपना ऑक्सफोर्ड मैप या कोई भी मैप देखेंगे तो ऊपर से एक सीधी सीधी एक लाइन खींची रखते हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। जो लंबी लंबी लाइन खींचती हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाली लाइन यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन रहती है। 0 डिग्री से इस तरफ जाएंगे पूर्व, यहाँ पर जाएगा पश्चिम। ठीक, 0 डिग्री से जितना इस तरफ आते जाएंगे एक जो है लाइन और ज़्यादा आगे खींचती जाएगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जितना भी आता है, तो भारत का जो है अपन जो चर्चा करेंगे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वो बाद में देख लेंगे। अपन ये किस तरह से लाइन खींचते खींचते मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरती है, जो कि ये लाइन है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है, 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो पूर्व की ओर आ रही है और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर इसको नाम दिया गया। ठीक है, 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ तक गई, मध्य प्रदेश के यहाँ पर पूर्वी बिंदु यहाँ पर आया, एक लाइन यहाँ पर और ऐसे आ गई, तो 82 डिग्री 63 मिनट पूर्वी देशांतर आता है। इसी तरीके से एक मौसम के लिए भी जो है लाइन खींचा साइंटिस्ट लोगों ने, तो ये हो गया लैटीट्यूड लाइन, जो लेटी हुई है वो लैटीट्यूड लाइन। ठीक है, अक्षांश रेखाएं इस टाइप से बनाई गई। तो जो अक्षांश रेखा है, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर जो एक सेंटर लाइन 0 डिग्री लाइन, जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से भी जाते हैं या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तो 0 डिग्री से जितना ऊपर गए तो वो डिग्री कैलकुलेट की गई। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा, ये कौन सा निचला डिस्ट्रिक्ट है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे निचला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है,
बुरहानपुर। और अगर बात किया जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। ठीक, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मुरैना। और सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर। इस तरीके से। तो यहाँ जो सबसे नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट आता है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट तक, और ऊपर तक जाते जाएंगे 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाता है। इतनी दूर तक में अपना मध्य प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, इस टाइप से। अगर यहाँ पर अपन किलोमीटर की भी बात करेंगे तो किलोमीटर के लिए देखने के लिए अपन जो है यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर एक इस तरीके से किलोमीटर का आता है। तो यहाँ पर किलोमीटर एक 870 है और 630। ठीक, ये एक लेंथ है किलोमीटर वाइज पे। तो और अगर जो है देखा जाए एक कर्क रेखा, ये 0 डिग्री लाइन, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। और अगर तीसरी वो 30 डिग्री यहाँ पर अगर नीचे देखा जाएगा, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे यहाँ कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आता है मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है भारत से गुजर रही 23.5 डिग्री की, ये मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये एक बेसिक हिसाब है कि जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक जो दृष्टिकोण है कि कहाँ पर है। ठीक, अगर एक और इसमें अपन और चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पर क्या है, राजस्थान। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जो एक अखंड मध्य प्रदेश था अपना 1 नवंबर 2000 से पहले, वो 7 राज्यों से घिरा हुआ रहता था। यहाँ पर अभी 5 राज्य बचे हुए हैं। यहाँ है राजस्थान, यहाँ है यूपी, यहाँ पर आपका मिलेगा छत्तीसगढ़, नीचे आपका आता है महाराष्ट्र, और लेफ़्ट साइड पे आता है गुजरात। अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश अपनी सबसे बड़ी सीमा किस राज्य से बनाता है, तो वो उत्तर प्रदेश से बनाता है। और सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, गुजरात से लगती है। ठीक, एक क्वेश्चन एक टाइप से और आता है, वो कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में है। तो ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना, ये है बालाघाट। छत्तीसगढ़ और यूपी के बीच मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, ये है सिंगरौली। अगर देखेंगे यूपी और राजस्थान के बीच कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, मुरैना। ठीक, राजस्थान और गुजरात के बीच कौन सा है, झाबुआ। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कौन सा है, अलीराजपुर। इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट बांटे गए हैं। यहाँ पर मतलब बीच में आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य अपन ने देख लिया। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, सबसे पहले जलवायु क्या है ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये चीज़ अपन डिटेल पे अपन आगे की वीडियो पे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश की जलवायु देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक, बंधीय जलवायु, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदर्श जलवायु, मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्मल, जो मतलब ना ज़्यादा गर्मी में गर्मी ज़्यादा नहीं है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो उस तरीके से वो जलवायु मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अपने ये मालवा क्षेत्र में। मालवा ये वाला रीजन आ जाता है मालवा क्षेत्र पर। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ मध्य भारत का पठार यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर विषम जलवायु देखो, यहाँ पर गंगा के पास एरिया है, चंबल नदी भी बह रही है। यहाँ राजस्थान का एक वो भी अपना पड़ जाता है, ये रेगिस्तानी एरिया। नीचे नॉर्मल जलवायु पाई जा रही, इधर यहाँ पर जो है अपना गर्म जलवायु और आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अपना ये
मध्य भारत के पठार वाले एरिया पे पड़ता है। इस कारण से सबसे ज़्यादा विषम जलवायु और मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है, विषम जलवायु यहीं पर पाई जाती है। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की, आई होप आपने पिछला जो आपने स्लाइड तैयार की थी तो उसमें आपने लिख लिया होगा। तो मध्य प्रदेश की औसत जलवायु क्या है? 112 सेंटीमीटर। याद रखना ये चीज़, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर सबसे ज़्यादा जो है मतलब वर्षा कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा पंचमढ़ी में। कितना? लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा के लिए कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये कहाँ पर होती है? गौहत। गौहत कहाँ पर है? भिंड का एक तहसील है, भिंड जिले में गौहत, गौहत तहसील, यहाँ पर मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया। अगर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक तौर पे अगर जो है यहाँ पर बॉर्डर एरिया देखा जाए तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक बॉर्डर महाराष्ट्र में यहाँ पर कौन सी नदी बनाती है? यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए जो है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी यहाँ पर एक प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है, मतलब नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और उत्तर में यहाँ पर चंबल नदी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कौन सी नदी एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये बनाती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये बनाती है ताप्ती नदी। ठीक। मध्य प्रदेश को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है, तो ये विभाजित करती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सा मतलब रिफ्ट वैली कौन सी? ये एक रिफ्ट वैली है, मतलब रिफ्ट वैली मतलब दो साइड ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में एक नदी बहना। तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर ऊपर विंध्याचल है और यहाँ दक्षिण पे सतपुड़ा के पहाड़ है। इस तरीके से ये अपन आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, इस अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पर अपन ने देख लिया बेसिक। अगर अब केंद्र बिंदु की बात करते हैं, एक और चीज़, हाँ, अक्षांशीय रेखा में कई बार क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश का जो टाइम जोन, जो भारत का टाइम जोन है, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से, ये भारत का टाइम जोन कौन सा है? 82.5 डिग्री। ठीक। यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस ज़िले से होकर गुजरता है या फिर सबसे नज़दीकी ज़िला कौन सा है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कई बार अपन लोग जा कर के फंस चुके हैं। तो कुछ शहर के नाम याद रखना। सांची, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पर। सांची, सांची वो कौन कितने दूर है अपनी यहाँ पर? अच्छा, सांची की अक्षांशीय स्थिति क्या पर है? 23 डिग्री 48 मिनट। ये एक ये अपन ने कर्क रेखा की अक्षांशीय स्थिति बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर, हाँ, देशांतर रेखा की अपन यहाँ चर्चा करना है मेन। तो जस्ट मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन जो है देशांतर स्थिति, ये 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री पे जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर कहाँ पर है अपना? जबलपुर अपना पड़ जाएगा, शायद ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, यस। तो जबलपुर यहाँ पर किस डिग्री पे स्थित है? यहाँ पर साइड पे लिखते चलता हूँ। जबलपुर, जबलपुर अपना है 79 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक। अगर क्वेश्चन आएगा पन्ना कहाँ पर है? पन्ना, पन्ना अपना पड़ जाएगा 80 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा डिस्ट्रिक्ट है अपना 81 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक। ये जो एक सिंगल लाइन आती है ना, इसको मिनट से डिनोट किया जाता है। कटनी, ये कटनी यहाँ पर आपका जो है, पहले लिख देता हूँ, कटनी ये अपना जो है टाइम जोन के सबसे ज़्यादा नज़दीक माना जाता है। ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 80 डिग्री 22 मिनट कि दिए गए एग्जांपल में अपना ये जो 82.5 डिग्री है टाइम जोन से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये चीज़ है कटनी। ठीक है। रीवा क्या है? संभाग, इसलिए रीवा फेमस है। पन्ना ही हीरा की राजधानी, इसलिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या है? ये अपना जो है क्वेश्चन पे आया हुआ था, ऑप्शन पे आया था जब क्वेश्चन आया था। ठीक है। इसके अलावा और भोपाल को भी आप समझ लो। ठीक। भोपाल, भोपाल कितना दूर है? ये 77 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। इंदौर का भी बता देता हूँ। इंदौर है
75 डिग्री 51 मिनट। ये क्वेश्चन एक बार आता, कई बार आता रहता है, याद रखिएगा। अब अगर जो है देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा से कौन सा क्षेत्र है, कौन सी फेमस क्षेत्र है जो उससे दूर है? देशांतर रेखा 23 डिग्री। ठीक। अब यहाँ पर इसके लिए आप याद रख लो सांची। सबसे पहले सांची इस देशांतर रेखा से कितनी दूर है? 23 डिग्री 48 मिनट। क्या है कि अब देखो टाइम जोन का क्वेश्चन पूछ लिया तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 23 डिग्री 48 मिनट। विदिशा की अगर बात करेंगे, विदिशा, विदिशा कितना दूर पे है? 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक। ये क्या है? 23.5 मतलब 23 डिग्री 50 मिनट है, ये 23.5 होता है। ठीक। विदिशा के की ओर नोट कर रहे हैं अपन, वो कैलाश सत्यार्थी विदिशा के ही थे। भोपाल, भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल कितने दूर है? 23 डिग्री 25 मिनट पे। जबलपुर 23 डिग्री 18 मिनट। उज्जैन 23 डिग्री 17 मिनट। इंदौर 22 डिग्री 71 मिनट। तो ये कुछ फेमस सिटीज़ हैं जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है कि किसी से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने को एक एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। तो चलिए अब अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इसका प्रशासनिक आधार पे चेक करते हैं, मध्य प्रदेश का बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रशासनिक डिवीज़न है, ये यहाँ पर देखिए आपका रीवा संभाग है, यहाँ पर जो है आपका भोपाल संभाग बना हुआ है। इंदौर से यहाँ पर उज्जैन का इंदौर संभाग है। तो इस तरीके से कई सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स अपने डिवाइड हैं, ठीक। यहाँ पर नीचे पे इंदौर वाला संभाग है, ये है इंदौर संभाग, ये उज्जैन संभाग। और इसके अलावा यहाँ होशंगाबाद, ये नर्मदापुरम इसका नया नाम कर दिया गया है। करंट अफेयर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये है जबलपुर संभाग। इसके अलावा यहाँ पर ये ग्वालियर संभाग है, भोपाल संभाग हो गया। अब यहाँ पर सागर है, सागर का संभाग है। रीवा संभाग है और शहडोल है। तो मध्य प्रदेश में टोटल, एक सेकेंड, यहाँ पर ऊपर भी है एक, कौन सा है? ये है मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से एक्चुअली चंबल नदी बहती है, इसलिए चंबल संभाग। तो मध्य प्रदेश का इकलौता जो संभाग जहाँ पर जो नदी के नाम पे रखा गया है, तो ये चंबल नदी का, ठीक है। और यहाँ पर नर्मदापुरम अभी लेटेस्ट आ गया है, तो आई होप कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको अपन को देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से संभागीय दृष्टिकोण से अगर संभाग की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में है वर्तमान में 10 संभाग। जिले की बात करेंगे तो जिले हैं अभी 52 जिले हैं। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ये टीकमगढ़ से यहाँ से कट करके निवाड़ी बना दिया गया है, ठीक। ये सबसे नया जिला है। अगर बात करते हैं विकास खंड की बात किया जाए तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अभी 313 विकास खंड हैं, ठीक। और तहसील बढ़ गई हैं, तहसील 428 हैं। ग्राम इस समय कितने हैं? 23,922 ग्राम है, ठीक है। अगर नगर निगम की बात किया जाए तो नगर निगम अभी इस समय 16 हैं। और 16वां नगर निगम कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पूर्व मुख्यमंत्री अभी कमलनाथ, उनके टाइम में एक नगर निगम बढ़ा था, अभी 2 और नगर निगम है जो प्रस्तावित हैं, तो अभी उसका क्वेश्चन तो आने से रहा। 16वां नगर निगम कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो सकता है कहीं पर, ये हिंट इतना दे दिया, बाकी तो आपको बताना है। अगर ग्राम की बात किया जाए, कुल ग्राम जो है, ठीक है, अगर कुल ग्राम पे ये ग्राम पंचायत है, ठीक है। कुल ग्राम की बात किया जाए, कुल ग्राम कितने हैं? 54,903। क्या रहता है, जो ग्राम पंचायत रहती है ना, 2-3 गाँव को मिला करके एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। हर एक गांव के लिए ग्राम पंचायत बनाना संभव नहीं है, कोई गांव छोटा है, कोई गांव बड़ा है, इसलिए ग्राम पंचायत को जनसंख्या के आधार पे बना दिया जाता है। 2-3 गाँव को मर्ज करके एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, कई सारे ग्राम मिल करके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं।
कई ग्राम पंचायत मिलकर के एक तहसील बनाते हैं, कई तहसील मिलकर के एक विकास खंड बनाते हैं, और कई विकास खंड मिलकर के एक जिला, और कई सारे ज़िले मिलकर के बनाते हैं एक संभाग को। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का जो भी प्रशासनिक ढांचा है वो अपना वर्क करता है। ठीक, इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं, न्यायिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो न्यायालय में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर पे। ठीक, जबलपुर पे। जब ये मध्य प्रदेश नहीं बना था 1956 से पहले मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ हुआ करता था? क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, नागपुर में। जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट बना दिया गया। इसके अलावा अब इतना बड़ा राज्य है, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो उसका एक ही जगह से संचालन करना संभव है नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश में यहाँ पर इस न्यायालय की 2 खंडपीठ भी बनाई गई थी। कौन कौन सी? एक खंडपीठ है इंदौर और दूसरा है ग्वालियर। तीसरा भी एक खंडपीठ है जो अभी भोपाल के लिए प्रस्तावित है। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बता सकते हैं। क्या है कि सिर्फ एक ही प्रस्तावित है, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रस्तावित वाले रहते हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत मुश्किल है पूछना, इसलिए मैं इसका बता दिया हूँ। ठीक है, अभी जो इंदौर का जो खंडपीठ है, इंदौर का खंडपीठ आपका ये अभी कहीं इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस कारण से एक करंट अफेयर के न्यूज़ पे है, तो इसलिए याद रखिएगा, न्यायालय से रिलेटेड। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का न्यायालय तो अपन देख लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, ये यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट, इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार भी अपने को याद रखना है। याद रखिएगा, हेनरी इरविन, सॉरी हेनरी बगैरल नाम याद आ रहा था, हेनरी इरविन। एमपी हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन। ठीक, और मध्य प्रदेश का तीसरा खंडपीठ बता दिया है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का राजनीतिक ढांचा। तो मध्य प्रदेश में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, यहाँ पर एक और ऐड कर लिया जाए, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। अब जो मध्य प्रदेश को सबसे पहले सीटों को देखना है। ठीक है, बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में सबसे पहले 2 चीज़ देख लेंगे, एक अविभाजित और एक विभाजन के बाद। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थीं? 40 थीं। विभाजित मध्य प्रदेश में कितने सीटें हैं? जो वर्तमान में लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 29 सीट हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कुछ किताबों में तो 30 लिखा है, कुछ में 30+1 भी लिखा है, तो लेकिन अब डेटा चेंज हो चुका है। ठीक है, ये सॉरी मतलब 29+1 लिखा हुआ है। तो क्या है, अभी अभी लेटेस्ट मतलब 3 महीने पहले ही भारत सरकार ने जो एंग्लो इंडियन को जो सीटें रहती थी इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन रहते हैं विदेशों में बैठे रहते हैं, इंडिया पे आते नहीं हैं और उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है, तो वो वोट किसी भी चीज़ में दे नहीं सकते हैं। तो वो एंग्लो इंडियन की सीट अभी इस समय क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत देश जब बन रहा था उस समय बहुत सारे एंग्लो इंडियन इंडिया पे ही रह गए थे और या फिर कुछ भी इंडियन जो है विदेश में जा कर के शिफ्ट हो रहे थे, तो इसलिए एंग्लो इंडियन का एक प्रतिनिधि बनाना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ एक एंग्लो इंडियन की सीट रखी गई थी। ठीक, अब वर्तमान में 29 है। अब इस 29 में कुछ अनुसूचित जाति के लिए सीट है और कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए सीट है। अगर बात किया जाए अनुसूचित जाति के लिए सीट, एससी के लिए जो सीट हैं वो रखी गई हैं 4, और एसटी के लिए सीट है वो रखी गई हैं 6। सॉरी, इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो आप। कैसे? देखो, एससी एसटी है ना, ये एस है ना, इसको आप समझ लो 5। ठीक, 5 से एक ऊपर चला जाएगा 6, 5+1 कर दोगे एसटी की सीट, 5-1 कर दोगे 4, ये हो गई आपकी एससी की सीट। देखो, सी पहले आता है, टी बाद में आता है, मतलब सी का नंबर छोटा है, अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो सी का नंबर 3 होता है, टी का होगा मतलब 18-19 का कुछ होगा, ऐसे ही। तो ये याद रखने का तरीका है, खैर आपको देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर बात किया जाएगा मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, तो मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी थी? 16। अब विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी रह गई? 11। ठीक, बात किया जाए सबसे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश का विधानसभा। ठीक, विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में
कितनी सीटें थी? 320। विभाजन के बाद अब कितनी रह गई हैं? 230। पहले देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये 29+1 था, तो ये पहले 230+1 हुआ करता था, ये अब हट गया है, अब सिर्फ 230 सीटें रह गई हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का विधानसभा में। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटों में एससी का कितना आपका रिजर्वेशन है और एसटी का कितना रिजर्वेशन है, ये मायने रखता है। कई बार क्वेश्चन आता ही है इससे। तो एससी के लिए है 35 और एसटी के लिए है 47। याद रखिएगा इस चीज़ से। ठीक है, तो अगर एक और चीज़, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एंग्लो इंडियन का कौन सा संविधान संशोधन से ये हटाया गया है, तो ये भी बता देता हूँ। 104 संविधान संशोधन, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सीएए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 104 वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश में एंग्लो इंडियन की सीट को, या फिर भारत में एंग्लो इंडियन की सीट को अब निरस्त कर दिया गया है। अब ये आरक्षित नहीं रह गई हैं। ठीक, अब मध्य प्रदेश का अपन जो है अन्य जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थितियाँ और इसके अलावा कृषि वगैरह जितना भी है, तो उसको भी देख सकते हैं। अन्य जानकारी में जो है मतलब सबसे पहले देख लो, और एरिया वाइज, एरिया में कितना है? एरिया कितना है? 308 252 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगर कुछ किताबों में लिखा रहता है कि 245 भी है, तो यहाँ पर जो अचानक मार्ग का जो जंगल है, यहाँ अचानक मार्ग वाला जंगल पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के साथ अपना विवाद चल रहा है, इस कारण से कुछ जगह 245 रखा गया है। अच्छा, अगर जो है ये यहाँ पर जो अचानक मार्ग का जंगल है, यहाँ ये कहाँ पर है? ये एक घाटी पे स्थित है। इस घाटी का नाम क्या है? ये अगर क्वेश्चन आएगा, याद रखना, किरार घाटी। किरार घाटी पे अचानक मार्ग का जंगल है। ठीक है, अचानक मार्ग का जंगल यहाँ किरार घाटी पे स्थित है। तो मेन अपना विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ के साथ किरार घाटी पे। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपका निवाड़ी। ठीक है, जनसंख्या पूछा जाएगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर पूछता है 7.26 करोड़। ये 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये 7.26 करोड़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर, मैक्सिमम इंदौर पे मिलेगा, और मिनिमम कहाँ पर मिलेगा? निवाड़ी पे। ठीक, साक्षरता पूछा जाएगा, साक्षरता, साक्षरता मध्य प्रदेश की कितनी है? 69.35%। सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? जबलपुर। कितना? 81%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? अलीराजपुर। अलीराजपुर कितने परसेंट है? 36%। याद रखिएगा ये चीज़। और लिंगानुपात की भी बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। 940 से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 940 इंडिया पे है, इंडिया का है। ठीक है, मैक्सिमम लिंगानुपात कहाँ पर है? यहाँ पर बालाघाट, 1021। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? यहाँ पर भिंड, कितना? 837। ये है आपका एक बेसिक जानकारी। अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए, तो वृद्धि दर इंदौर पे सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, तो वृद्धि दर भी वही होगी। कितना होगा? लगभग 32.9%। और न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पर है? न्यूनतम वृद्धि दर यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। क्या है? एकदम गाँव वाला एरिया। कुछ लोग जो है आपका छत्तीसगढ़ साइड भी निकल जाते हैं, ज़्यादा पास पड़ जाता है बिलासपुर, लोग उधर चले गए। मेरी बातों से बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी। ठीक है, तो ठीक है, इतना ये चीज़ है। और अगर जनसंख्या घनत्व भी पूछा जाएगा, तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। सबसे ज़्यादा घनत्व तो कहाँ पर है? आपको मिलेगा भोपाल पे मिलेगा। और न्यूनतम घनत्व की बात कहाँ बात की जाए, तो कहाँ पर मिलेगा? आपका डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। और अब मध्य प्रदेश का खनिज की बात किया जाए, आर्थिक दृष्टि से आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं अपन। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है,
और कृषि, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा कृषि तो वैसे गेहूं की होती है, गेहूं, ठीक है। लेकिन अगर जो है कृषि प्रधान की मतलब सबसे ज़्यादा जो है नंबर वन पे बात किया जाए तो सोयाबीन भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा दलहन, दलहन मध्य प्रदेश नंबर वन पे आता है पूरे भारत पे, ठीक है, उत्पादन के दृष्टि से। और इसके अलावा अब खनिज की बात किया जाए तो खनिज मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें हीरा और तांबा, हीरा और तांबा, तांबा में मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान है पूरे भारत पे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो इतना बेसिक है, जितना भी था आपको मैंने अभी अपने एंड से सारा कुछ बता दिया। इससे ज़्यादा कुछ आपको एक बेसिक सामान्य परिचय में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अपन मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो ये क्या है, ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा ये किस प्रजाति का है, अगर इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो ये रूसवर्थ दुआउसेली, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्रेडरी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है। अगर पूछा जाएगा क्या है, कौन से वैज्ञानिक नाम, रूस वर्स दुआउसेली, रूस वर्ष दुआओ सेली इसका ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मतलब पाया जाता है, ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसको मध्य प्रदेश का ये राजकीय पशु कब घोषित किया गया, 1981 पे। मध्य प्रदेश की जब 25वीं वर्षगांठ थी तब ये इसको घोषित किया गया था। इसके अलावा दूधराज को भी मतलब राजकीय पक्षी को और मतलब राजकीय पक्षी को भी घोषित किया गया था, और साथ में राजकीय वृक्ष को भी घोषित किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, कान्हा किसली नेशनल पार्क पूरे मतलब भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपने एक शुभांकर याद किया, शुभांकर दिया था, बुरसिंह द बारहसिंघा। तो ये एक मैस्कॉट है, ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क का, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कान्हा किसली नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा यही बारहसिंघा पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए राजकीय पुष्प की, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, वाइट लिली, ठीक। तो ये इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो क्या है, लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी की, तो ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं दूधराज, दूधराज या शाह बुलबुल। और इसको घोषित किया गया था मध्य प्रदेश में, ये 1981 में इसको जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इसके अलावा महाशीर मछली, देखिए कितनी बड़ी मछली है, ठीक है, इसके लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको महाशीर मछली मध्य प्रदेश का राजकीय मछली है घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर प्यूटिटोरा, टोर प्यूटिटोरा, ठीक है, टोर प्रजाति है और उसका पूरा वैज्ञानिक नाम इसलिए रखा गया टोर प्यूटिटोरा। कहाँ पर पाई जाती है, नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी में कहाँ पर, खंडवा खरगोन वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। और इसको राजकीय मछली कब घोषित किया गया था, सन 2011 में। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। राजकीय वृक्ष है बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम होता है या फिर वैज्ञानिक वनस्पतिक नेम होता है ये फाइकस वेनगेनेसियम, फाइकस वेनगेनेसियम इसका साइंटिफिक नेम है। इसको घोषित कब किया गया था, राजकीय वृक्ष 1981 में, ठीक है। राजकीय, अब बात करते हैं राजकीय आम की, मतलब राजकीय फल की, तो ये आम है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है अपना राजकीय खेल मलखम्ब, जिसको मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था 2013 में। एक मलखम्ब एकेडमी है, ये कहाँ पर है आपका, मलखम्ब एकेडमी उज्जैन में, मलखम्ब एकेडमी उज्जैन में है, याद रखिएगा, ठीक है। और अब इसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय फसल की बात किया जाए तो सोयाबीन है, ठीक, सोयाबीन याद रखिएगा। इसका ये लेगुमिनेसी प्लांट है, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश का अगर पूछा जाएगा कि राजकीय गान क्या है या फिर और भी सब चीज़, तो वो चीज़ें अपन आगे भी देख लेंगे। ये है राजकीय नाट्य, राजकीय नाट
माछ, याद रखना, राजकीय नाट माछ है, ठीक है। और राजकीय नृत्य की बात किया जाएगा तो राजकीय नृत्य कौन है, क्या है, राई। राजकीय नृत्य मध्य प्रदेश की राई है। इसके अलावा ये है मध्य प्रदेश का एम्बलम, यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर 24 स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। सेंटर पे आपका यहाँ पर बरगद का वृक्ष मिल जाएगा और यहाँ नीचे सत्यमेव जयते ऊपर मध्य प्रदेश लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आगे। इसके अलावा और दो चीज़, यहाँ पर गेहूं की बालियाँ भी इसमें अंकित की गई हैं, आप देख सकते हैं साथ में गेहूं और धान की बालियाँ। तो अपना फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही है। आई होप आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आया होगा ये वीडियो। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेंदी बन गया है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोरिंग टॉपिक भी था, तो उतना ज़्यादा है नहीं, पर इम्पॉर्टेंट है, इस कारण से अपन ने डिस्कस किया है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपन आगे हुई वीडियो में और अच्छे तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।